Good evening, everybody. I am Colonel Onkar Sharma, put up about 31 years of army life. I'm retired now, settled at Meerut. I'm pleased to be with you all, and my sincere apologies for technical fault, which had delayed this meeting considerably about 10 to 15 minutes. I'm sorry for that. That's very humble of you. आपको no need for sorry. When you can stand at the borders for us, we can wait for you here comfortably at our homes. So thank you. Let us start now. So कर्नल साहब, मैं जानबूझकर हिंदी में बात करना चाहूंगा ताकि सारे पार्टिसिपेंट्स को हमारी बात समझ में आए. वैसे सभी इंग्लिश को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यू स्पीक फ्रॉम द हार्ट और वो आपकी मदर टंग में ज़्यादा अच्छे से आप बयान कर सकते हो. तो अगर आपकी आज्ञा हो तो हम ये सेशन स्टार्ट करें. बिल्कुल सर, आपका स्वागत है. थैंक यू. आपका भी स्वागत है. सो कर्नल साहब, आपकी तारीफ करना या आपका परिचय देना मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन फिर भी मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को आपके बारे में बताना चाहूँगा कि कर्नल ओंकार शर्मा को मैं पिछले 10-15 साल से जानता हूँ और पहली बार मैं उनसे औरंगाबाद में मिला था और वहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है. कर्नल साहब इंडियन आर्मी में काफ़ी सालों तक कार्यरत रहे और उन्होंने ऐसी पोजीशंस पे काम किया है जहाँ पर काफ़ी डेडिकेटेड और काफ़ी एक्सपर्ट और ट्रस्टेबल ऑफिसर्स को नियुक्त किया जाता है. उन्होंने आर्मी हेडक्वार्टर्स दिल्ली में भी अपना योगदान दिया है. तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सबसे पहले कर्नल साहब आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप राइट फ्रॉम गेटिंग इनटू इंडियन आर्मी, यानी भर्ती होने से लेकर रिटायर होने तक, अगर आप अपनी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में हमें बताएं कि आपने किन किन ओहदों पर, और टू बी वेरी फ्रैंक, जो आपको आर्मी की बुक्स अलाउ करे बस उतनी इंफॉर्मेशन भी अगर आप दें तो काफ़ी होगा. किन किन ओहदों पे आपने काम किया है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने हैंडल की हैं, आप कौन सी कोर से बिलोंग करते हैं. मुझे तो पता है कि आप आर्टिलरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपसे हम ये सब सुनना चाहेंगे ताकि स्टूडेंट्स को और टीचर्स को और हर टाइप के जो पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं कम्युनिटी से, उन सबको आपके बारे में ज़्यादा पता चले. और हम इसे लाइव फेसबुक पे भी ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, ATL मैम्स महानंदमयी मेमोरियल स्कूल जो रायवाला में है उसके पेज पर. तो काफ़ी सारे लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं. ऑन टू यू कर्नल साहब. आपका हार्दिक धन्यवाद. मेरे बारे में आपने बहुत कुछ कहा. मैं आपके जहां से आपने शुरू करने के लिए कहा है, मैं उससे 4 कदम पीछे से शुरू करूंगा और कम से कम समय में, कम से कम शब्दों में जर्नी को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा. मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था. मेरी प्राइमरी एजुकेशन गांव के स्कूल से ही हुई है. इंग्लिश की हमारी जहाँ तक बात है, आपने कहा कि हिंदी में बात कीजिए. इंग्लिश से मेरी मुलाकात 6th क्लास में शुरुआत हुई थी, ABCD. तो मेरे साथी बच्चे, मेरे दोस्त जो सुन रहे हैं, उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि आप शुरुआत कहीं से भी करें, अगर आपके कदम सही दिशा में बिना डगमगाए चलते हैं तो आप मंजिल तक पहुँच जाएंगे. मैंने 1985 में ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल मद्रास में ट्रेनिंग किया. वहां से पास आउट होने के बाद मुझे आर्टिलरी कोर, जिसको हम सामान्य भाषा में तोपखाना बोलते हैं, तोपखाना के लिए हर बच्चे की जबान पर, अगर आप सुनेंगे, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति की जबान पर बोफर्स तोप की जानकारी है. मैंने वो खुद चलाई हुई है. आर्टिलरी में होने के नाते हमारा संपर्क सीधा पैदल सेना के साथ होता है. जहां पैदल सेना है उसके ठीक पीछे हमारी लाइन होती है, ताकि हम अपने पैदल सेना को जरूरत पड़ने पर आर्टिलरी के गोलों से दुश्मन को कमजोर कर सकें, ताकि हमारी पैदल सेना जा करके उस इलाके पर बाद में कब्जा कर सके. शुरुआती दौर की अगर मैं बात करूं तो मेरी सबसे पहली पोस्टिंग पंजाब में हुई थी
और पंजाब उस वक्त जल रहा था। ब्लू स्टार हो चुका था, ब्लैक थंडर हमारे सामने हुआ जब हम पंजाब में ही थे। पंजाब में भी खास तौर पर अमृतसर में मेरी तैनाती थी ब्लैक थंडर के टाइम पे। तो शुरुआती दौर से ही कठिन परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए हमारी टफंड जिसको वो बोलते हैं, एक वार एक्सपीरियंस जिसको हम बोलते हैं, उसको शुरुआती दौर में ही मुझे मिल गया था। उसके बाद 3 बार मैं बर्फ से ढकी चोटियों पर रहा हूँ, जहाँ पर सर्वाइवल का ही सबसे बड़ा युद्ध था। हर व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी बचाने की सबसे पहली जो लड़ाई थी, उसके बाद हम काम और देश की सेवा की बात करते थे। वहाँ ज़िंदा रहना अपने आप में एक लड़ाई थी। उसके बाद मैंने इंसर्जेंसी में भी नौकरी की है। 9 साल का एक्सपीरियंस मेरा जे.एन.के का है। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो मैं बसोली पठानकोट के पास, अभी मलिक साहब ने बताया औरंगाबाद, जहां हमारी और जनाब की मुलाकात हुई थी, वो लोकेशन, सेना भवन, और 3 बार मैंने एनसीसी को कमांड किया है पूरी अपनी लाइफ में। जहां भी मैं रहा, एक सीधे कार्यशैली की वजह से, एक सच्ची आदमी के दिल तक पहुंचने की कार्रवाई की वजह से मेरी लाइफ में मुझे ऐसे अपॉइंटमेंट मिलते रहे जहां की मैं आम जनता की, सैनिकों की हर तरीके से मदद कर सकूं। मेरा सेना भवन का 3 साल का एक्सपीरियंस उन सैनिकों के लिए समर्पित था जो या तो रिटायर होकर दूसरा कैरियर तलाश करने की गुजारिश में है, या वार के दौरान, किसी हादसे के दौरान, किसी वजह से उनको अंग भंगता, जिसको हम डिसेबिलिटी बोलते हैं, एम्प्यूटेशन बोलते हैं, जिसे हम सामान्य भाषा में हाथ कट जाना या पैर कट जाना, अंधे हो जाना, या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होकर के पैराप्लेजिक हो जाना, उन जवानों की सेवा का कार्य मुझे 3 साल के लिए सेना भवन में दिया गया था। जहां तक सेना की जिंदगी की या जिस सेना में आने की बात है, मैं अपने साथियों से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आपके पास अपनी बात सामने वाले को समझाने के लिए 3 साधन है। आप लिख के दे सकते हैं, आप बातचीत कर सकते हैं जैसे हम और आप कर सकते हैं, या आप करके दिखा सकते हैं। सेना में सिलेक्शन के लिए, ऑफिसर लाइन में आने के लिए, इन तीनों तरीकों में समन्वय होना जरूरी है। आप जो बोलते हैं, जो आप लिखते हैं, वो आप में करने की क्षमता अगर है, तो ये मान के चलिए कि इंटरव्यू में, एसएसबी में आपका सिलेक्शन 90% निश्चित है। बाकी मैं गुजारिश करूंगा कि सभी अपनी लाइन पे आए और बात करें, ताकि हम एक दूसरे से इस बारे में सोच विचार कर सकें और मैं आपकी बातों का जवाब दे सकूं। धन्यवाद। तो कर्नल साहब, धन्यवाद। आपने बहुत ही हम्बल तरीके से, बहुत ही कम शब्दों में अपना परिचय दिया। यही एक खासियत होती है फौजी की, कि सब कुछ करने के बाद भी, सब कुछ सहने के बाद भी, वो अपने बारे में जब कहने की बात आती है, तो वो कम से कम शब्दों में ही कहते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपसे हम ज़्यादा से ज़्यादा उन हालातों के बारे में समझने की कोशिश करें, जिसमें हमारे फौजी अपना समय बिताते हैं, जिसमें हमारे फौजी हर परिस्थितियों के उनके विपरीत होने के बावजूद भी खड़े होते हैं। जैसे कि इस वक्त हम सब सुन रहे हैं कि लद्दाख, चुशुल एरिया में जिस प्रकार से सब ज़ीरो टेम्परेचर्स में भी हमारे फौजी खड़े हैं, और दे आर फेसिंग चाइना। वो चाइना का पुरजोर तरीके से मुकाबला कर ही रहे हैं, बल्कि उन्होंने स्ट्रैटेजिक हाइट्स को भी डोमिनेट कर रखा है। ये सब मुमकिन नहीं है अगर आपकी ट्रेनिंग के साथ-साथ आपकी लीडरशिप क्वालिटी उम्दा लेवल की अगर ना हो तो। तो फौज में
हर व्यक्ति में लीडरशिप क्वालिटी क्वालिटी को बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है। और हम आपसे पहले तो यही सीखना चाहते हैं कि फ़ौज से लीडरशिप क्वालिटीज़ कैसे खुद में हम डेवलप कर सकते हैं? उसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? जी मलिक साहब, जहां तक लीडरशिप क्वालिटीज की बात है, ट्रेनिंग से ही हमारी ये लाइफ शुरुआत होती है। और ट्रेनिंग में ही अगर आप देखें तो ट्रेनिंग में ही हमें बिना किसी शक की गुंजाइश के ऑर्डर के आदेश के पालन को सिखाया जाता है। हमारी जो ड्रिल की कवायद है, जो सब सैनिकों के लिए, ऑफिसर्स के लिए जरूरी है, वो सबसे पहला हमारा डिसिप्लिन का सिद्धांत होता है, जिसमें कि हम अपनी बात दूसरों से कहलवा कर मनवाने की क्षमता डेवलप करते हैं। अब देखिए, ड्रिल में जब आदेश दिया जाता है कि दाहिने मुड़, तो कोई भी जवान सोचता नहीं है दाहिने किधर है। बॉडी खुद ब खुद रेस्पॉन्ड करती है और सारे जवान जो सामने खड़े हैं, एक वर्ड ऑफ कमांड पर दाहिने मुड़ जाते हैं। ये ओबीडियंस जब जवान के अंदर सबसे पहला कदम है कि अनक्वेश्चनेबल लॉयल्टी जब आदमी के अंदर आ जाती है, तो उसकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। दूसरी चीज है, हमें हमेशा ये मान के चलना है कि जो हमारा आज है, आज जब हम बात कर रहे हैं, न जाने हमें कितने और नई मुलाकातें करनी पड़ेंगी, कितने और नए एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ेगा। उन सब के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज जो आर्मी में हर वक्त कहा जाता है, मोर यू स्वेट इन ट्रेनिंग, लेस यू ब्लीड इन वार। आप ट्रेनिंग ग्राउंड में जितनी अच्छी तैयारी करेंगे, लड़ाई के दौरान उतना ही आपका खून कम बर्बाद होगा। ये लीडरशिप का सबसे पहला प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल ये है कि हम आप सब मिलकर के किसी काम को आसानी से कैसे निपटा सकते हैं। हम सब दी हुई परिस्थिति को अपने अनुसार किस तरह से संभाल सकते हैं। ये अपने ऊपर भरोसा, यस आई कैन डू इट, ये सबसे बड़ा हमारा हथियार बनता है कि हमारे अंदर वो विश्वास जागता है कि हम सब कुछ करने में क्षमता है। कमांडो में आपको 3-3, 4-4, 5-5 दिन तक लगातार सोने नहीं दिया जाता। इसलिए नहीं कि वह चारपाई नहीं है, सिर्फ इसलिए आपको ये बताने के लिए कि आपकी बॉडी में वो क्षमता है कि आप 3 या 4 या 5 दिन बिना लगातार सोए काम कर सकते हैं। अपने अंदर जागृत करना, अपनी सोई सोई हुई शक्तियों को पहचानना और अपनी एबिलिटी के अनुसार बेस्ट प्रोड्यूस करना, ये हमारी लीडरशिप का सबसे पहला प्रिंसिपल है। आपको देखिए, अनक्वेश्चनेबल लॉयल्टी, काम के प्रति वफादारी, देश की रक्षा सर्वोपरि, अपनी सुरक्षा को दांव पर लगाकर भी अपने काम को अंजाम देना, ये हमारे सैनिकों की सबसे बड़ी बात है। और इसीलिए देश का 80% नागरिक भारतीय सेना पर विश्वास करता है। हिंदुस्तान की सबसे विश्वसनीय सेवा है डिफेंस फोर्सेस, और मुझे फक्र है कि मैं उसका सदस्य रहा हूं। हमें भी आप पर गर्व है और हमें भी उन सभी सैनिकों पे गर्व है जो आप ही की तरह इस देश में देश की रक्षा में और देश को संरक्षित करने में अपने पूरे तन मन से लगे हुए हैं। अब कर्नल साहब, आप खुद भी एक फौज में लीडर रह चुके हैं। आपने खुद भी अपने फौजियों को कमांड किया है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? एक लीडर कैसा होना चाहिए? देखिए, सेना की लीडरशिप की अगर आप बात करें, तो हमारे लिए सर्वधर्म संपन्न सिर्फ देश धर्म है। आप शायद यकीन नहीं करेंगे, हमारे यहाँ भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे होते हैं, लेकिन हम उन्हें मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ना कह के सर्वधर्म स्थल कहते हैं। हम ऑफिसर होने के बाद अपना धर्म भूलकर जिन सैनिकों के साथ हम काम करते हैं, उनके धर्म को स्वीकार करते हैं।
आपको एक सरदार कमांडिंग ऑफिसर मस्जिद में जाके नमाज पढ़ता हुआ मिल जाए, आपको एक मुसलमान कमांडिंग ऑफिसर इस्लाम का कट्टर फॉलोवर मंदिर में जाके आरती करता हुआ मिल जाएगा। आपको मैंने एक वीडियो भेजी थी जहां एक बंगाली कमांडिंग ऑफिसर पगड़ी बांध के, नकली दाढ़ी लगा के, सर पे गुरु ग्रंथ साहब को लेकर के नंगे पैर लेह की सर्दी में एयरपोर्ट पर श्री गुरु ग्रंथ साहब को अपने सर पे नंगे पैर लेके जाता है। हमारा सबसे पहला धर्म ये होता है कि मेरा सोल्जर मेरा दाहिना हाथ है, मैं उसके बिना कुछ भी नहीं हूं। मुझे उसकी सेफ्टी, उसका सम्मान, उसका वेलफेयर सबसे पहले है। चैटवुड हॉल में जो लिखा हुआ है वो बहुत बिल्कुल सही है। सर्वोपरि देश का सम्मान है, उसके बाद वेलफेयर ऑफ माय ट्रूप्स है, उसके बाद मेरा वेलफेयर आता है। आप ये मान के चलिए कि आपने कभी भी देखा हो, अगर मेरी टुकड़ी के 6 जवान कहीं गार्ड ड्यूटी पर चले गए हैं, मैं लंच जाने से पहले यकीन करूंगा कि उनका लंच पहुंच गया है, उन्होंने लंच कर लिया है, लंच का फीडबैक मेरे पास आ जाएगा, शाम की चाय का राशन उनको पहुंच जाएगा, तब मैं 2 बजे लंच के लिए जाऊंगा। ये इंटरनल कंसर्न है, पार्ट ऑफ ड्यूटी है और उसको हम दिल से निभाते हैं। इसीलिए सोल्जर जब गोलियां चलती हैं, मेरे एक हुक्म पे जान देने को तैयार हो जाता है। खतरा सबको होता है जिंदगी का, लेकिन सोल्जर को जब तक हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं चलेंगे, जब तक मेरा पसीना उसके पसीने से नहीं मिलेगा, जब तक उसे ये एहसास नहीं होगा कि मेरा कमांडिंग ऑफिसर, मेरा कंपनी कमांडर मेरे साथ खड़ा है, वो कभी आपका हुक्म मानेगा तो सही, आधे अधूरे मन से मानेगा। जब उसको यह एहसास हो जाएगा कि मेरा कमांडिंग ऑफिसर हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़ा है, वो आपके लिए जान देने को तैयार हो जाएगा। और यही लीडरशिप की सबसे बड़ी बात है कि डंडे से काम नहीं चलता, विलफुल ओबीडियंस लेना, उसकी स्वीकृति विलफुल होनी चाहिए। वो इसलिए नहीं मुझे रेस्पेक्ट करे कि मैं उसका ऑफिसर हूं, वो इसलिए रेस्पेक्ट करे कि मैं उसके दुख सुख में उसके साथ खड़ा हूं। ये लीडरशिप की सबसे बड़ी बात है। अगर कोई मैनेजमेंट में या कमांड में या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में अगर अपने अधीन काम करने वाले व्यक्तियों के सुख दुख में बराबर साथ खड़ा है, उसको उसका स्टाफ 10% ज्यादा परफॉर्मेंस देगा उम्मीद से। ये मेरे विचार से लीडरशिप है, क्योंकि हम अपने आप को उनके साथ, आप शायद इस चीज को यकीन नहीं करेंगे, ज्वाइन करने के बाद 3 महीने तक हम जवानों की लाइन में, जवानों के साथ के बिस्तर पे सोए हैं और जवानों के साथ उनके कुक हाउस में, जिसको हम आम भाषा में लंगर बोलते हैं, उसमें खाना खाया है। कारगिल में हर 11वीं कैजुअलिटी ऑफिसर था। ऑफिसर की जो नॉर्मल ऑथराइजेशन रेशो है, अप्रोक्सीमेट 50 ट्रुप्स के बाद एक ऑफिसर की तैनाती है, जो जनरल परसेंटेज है। लेकिन कारगिल में हर 11वां कैजुअलिटी ऑफिसर था। क्यों था? क्योंकि ऑफिसर जवान के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे। एक नागालैंड के ऑफिसर थे जो नंगे पैर 7 फीट बर्फ में चल के और स्टिफ क्लाइंब करके जाके अपने हाथों से, नंगे हाथों से चलती हुई एमएमजी की बैरल को पकड़ के और एमएमजी बंकर से खींची, क्योंकि एमएमजी उसकी पूरी टुकड़ी को रोके हुई थी, फायर करे जा रहा था लगातार, ट्रुप्स आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। उसने क्योंकि जूते स्लिप कर रहे थे, जूते उतार के नंगे पैरों से बर्फ पड़ी हुई में क्लिफ पे चढ़ा, एमएमजी की बैरल पकड़ी और फायर करती हुई बैरल को आप छू नहीं सकते, इतनी गर्म होती है। उसने फायर करती हुई बैरल को बंकर से झटका मार के बाहर फेंका और बंकर पे
ग्रेनेड मार के कब्जा किया। जब आप अपने ट्रुप्स के साथ खड़े हैं, ट्रुप्स आपको कभी धोखा नहीं देंगे। और यही लीडरशिप का सबसे बड़ा क्रक्स है। अपने आप को अपने जवानों के साथ आइडेंटिफाई कीजिए। एक मैनेजर अपने आप को अपनी वर्क फोर्स के साथ आइडेंटिफाई करेगा, उसका मैनेजमेंट कभी खराब नहीं। ये बात बिल्कुल मैं मानता हूँ कि लीडर एक रोल मॉडल होना चाहिए, चाहे वो हम में से कोई भी हो। जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं औरों से, और कहते हैं ना, गांधी जी ने कहा है, बी द चेंज यू विश टू सी। मैं पार्टिसिपेंट्स को ये भी बताना चाहूँगा कि 2 फौज के उदाहरण हैं जिनके बीच में करीबन अब 4 से 5 युद्ध हो चुके हैं, अगर कारगिल को भी काउंट कर लें। एक है पाकिस्तानी फौज और एक है हिंदुस्तानी फौज। पाकिस्तानी फौज में अक्सर कहा जाता है कि ऑफिसर्स पीछे खड़े होकर हुक्म दे रहे होते हैं, और इंडियन आर्मी में कहा जाता है कि ऑफिसर्स लीड फ्रॉम द फ्रंट। और आप इस बात को जानकर हैरान भी होंगे कि जरूरी नहीं है कि अगर कोई भारतीय सेना में एक फौजी करके भर्ती हुआ है, दैट इज एक सिपाही करके भर्ती हुआ है, तो उसे वो आगे बढ़कर एक ऑफिसर नहीं बन सकता। इंडियन आर्मी ने इस बात का भी बिल्कुल प्रावधान कर रखा है कि अगर कल एक फौजी भी अगर एक ऑफिसर बनना चाहे, तो फौज में रहते रहते भी वो ये कोशिश कर सकता है। यानी जो कहते हैं ना कि ग्रोथ, वर्टिकल ग्रोथ, वो भी इंश्योर। तो कर्नल साहब, मैं चाहूंगा कि आप इस बात पे भी थोड़ा सा मैं रोशनी डालें। मलिक साहब, मैं आपको एक सबसे बेस्ट एग्जांपल देना चाहूंगा। एयर मार्शल दिलबाग सिंह, retired air marshal. Now he is no more. Late Air Marshal Dilbag Singh, he was the first officer to get the rank of air marshal. उससे पहले चीफ ऑफ एयर स्टाफ होते थे। वो एक सोल्जर भर्ती हुए थे। एयर मार्शल दिलबाग सिंह सोल्जर भर्ती हुए थे। अमृतसर से रिक्रूटमेंट हुआ था। एयरफोर्स में एज ए एयरमैन भर्ती हुए थे। 7 साल उन्होंने एयरमैन की नौकरी की। जैसे फौज में लांस नायक बनता है, एयरफोर्स में एलएसी बनता है, लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन। लीडिंग एयरक्राफ्ट 7 साल की नौकरी के बाद उन्होंने जीडीपी का टेस्ट दिया, जनरल ऑफ ड्यूटी पायलट। दिस इज अ चांस स्टिल गिवन टू दी सोल्जर्स। ये जीडीपी का जो टेस्ट है, आप 7 साल के बाद दे सकते हैं। फ्लाइंग पायलट्स में आप जा सकते हैं। फ्लाइंग पायलट में उन्होंने अच्छा टेस्ट दिया तो उनको फाइटर पायलट का टास्क मिला। फ्रॉम जवान एयरफोर्स के एयरमैन से शुरू करके ये श्रीमान एयर मार्शल की रैंक तक पहुंचे। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके जरिए बाकी सुनने वाले सभी को ये बताना चाहूंगा, बहुत सारे रास्ते हैं जिसमें एक सोल्जर अपने आप को अपग्रेड करके ऑफिसर बन सकता। सबसे पहला तरीका है डायरेक्ट एंट्री। आप सोल्जर भर्ती हो गए, टेक्निकल लाइन में आप 12th पास जाते हैं, आप प्राइवेट ग्रेजुएशन कीजिए। प्राइवेट ग्रेजुएशन करने के बाद आप सीडीएस में बैठिए। सीडीएस में 2 पेपर वाली क्लियर करेंगे 27 साल तक तो आप ओटीए में जाएंगे। अगर आप 3 पेपर क्लियर करते हैं तो आप आईएमए में जाएंगे। आपको वही रैंक, वही ओहदा, वही सीनियरिटी मिलती चली जाएगी जो आपके बैचमेट को भी। इसको हम डायरेक्ट एंट्री बोलते हैं। दूसरा तरीका है एसीसी, आर्मी कैडेट कॉलेज। आर्मी में एक बहुत बड़ी संख्या आर्मी कैडेट कॉलेज की है, जो 7 साल की सर्विस के बाद, जैसे मैंने एयर मार्शल अर्जन सिंह जी का एग्जाम्पल आपको दिया था, 7 साल की सर्विस के बाद आप रिकमेंड होते हैं। 3 स्तरीय सिलेक्शन लोकल होता है, उसके बाद आपको एसएसबी के लिए रिकमेंड किया जाता है। अगर आप एसएसबी पार करते हैं तो आपको नॉर्मल डायरेक्ट एंट्री ऑफिसर्स की तरह आईएम में देहरादून में ट्रेनिंग कराई जाती है, और आप जिस दिन पास आउट होते हैं उस दिन से आपकी आर्मी अफसर की सीनियरिटी मानी जाती है।
तीसरी रैंक आती है आपकी हवलदार से, जिसको हम रेजिमेंटल कमीशन बोलते हैं, आरसी। वो हवलदार जो अच्छा काम करते हुए होते हैं, अच्छी टेक्निकल नॉलेज रखते हैं, उनमें से आपको रेजिमेंटल कमीशन का चार्ज दिया जाता है। वो चांस लेकर के आप या तो रिकॉर्ड ऑफिसर या जनरल ड्यूटी क्वार्टर मास्टर में आप जा सकते। तो बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिसमें आप, अगर आप में हुनर है, आप में लगन है, आप में कुछ कर गुजरने की आग है, तो आप अपने आप को अफसर लाइन तक पहुंचा सकते हैं। वैसे मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, एक पुलिस कॉर्पोरल जो नायक की रैंक का होता है, बबीना में झांसी के पास एक छावनी है, वहां पोस्टेड था। उसने आईएएस में बहुत बड़ी रैंक, हाई मेरिट लेकर के आईएएस पास किया था। और वैसे शायद आपके श्रोताओं को ये ना मालूम हो, मैं बताना चाहूंगा कि आपने जहां से अपनी डिग्रियां ली हैं, उस इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष महोदय भी भारतीय सेना के ही एक सोल्जर है। थैंक यू। आप मेरे सारे राज खोल देंगे। ओके, सो ये प्रश्न आपसे पूछने का मकसद ये था कि मैं चाहता था कि हमारे जो स्टूडेंट इनोवेटर्स हैं या हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, हम उनके सामने एक उदाहरण, जीता जागता उदाहरण पेश कर सके कि लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, लाइफ में अपने उद्देश्यों को कैसे पाना है। और जरूरी नहीं है कि आपने अगर हालातों की वजह से एक स्लो स्टार्ट की हो तो आप जिंदगी में आगे जाके अपने फोकस तक पहुंच नहीं सकते या एम तक पहुंच नहीं सकते, ऐसा नहीं है। जब एक सिपाही एक एयरमैन, एयर मार्शल बन सकता है, तो और क्या उदाहरण चाहिए। अब आ जाते हैं कुछ ऐसी बातों पे जो एक सिपाही जानता है, एक फौजी कर्नल साहब, so coming back to my question, कि एक फौजी ही जानता है कि वो किन हालातों में कहाँ-कहाँ पे रहा है। हम तो सिर्फ उसके बारे में बात कर सकते हैं। आज हम आपसे जानना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे पार्टिसिपेंट्स को और इस पूरे देश को बताएं जो कि फेसबुक वगैरह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बाद में जो इस वीडियो को देखेंगे जब हम शेयर करेंगे, कि एक फौजी को अपनी जिंदगी में फौज में किन-किन हालातों का सामना करना पड़ता है। सिर्फ सर्दी, धूप या रेगिस्तान यही नहीं, कुछ ऐसे भी इमोशनल सिचुएशंस होते हैं, जैसे घर पे माँ बीमार है और कोई और नहीं है माँ का ध्यान रखने के लिए, लेकिन वो फौज छोड़ के नहीं आ सकता। घर पे छोटे बच्चे हैं, वाइफ क्या कहते हैं, अकेली है और वो भी किसी कारणवश बीमार है या कोई ऐसी विपदा घर में आई हुई है कि छोटे बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं है। ऐसे हालातों, पहले तो ऐसे हालात जो फौजी फेस करते हैं, ऐसे हालातों में फौजी अपने आप को कैसे कंट्रोल कर पाते हैं? ऐसे हालातों में अगर मैं कहता हूँ कि कोई जन सामान्य इंसान हो, वो तो भाग के आ जाए। मैं आपके क्वेश्चन को उसको ताने मार-मार के उसको अधमरा कर दे कि तू कैसा इंसान है, तेरे घर में ये हालात हैं और तू वहाँ पे बैठा हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि आप ये जो एक कटु सत्य है, जो एक फौजी को सिर्फ बारिश, बर्फ, जंगल और रेगिस्तान से जो खतरा नहीं है, लेकिन वो जो एक दिल में हमेशा एक दर्द होता है, जिसके साथ एक जवान को जीना पड़ता है, उन हालातों के बारे में भी आप बताएँ। मैं मलिक साहब आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। फौज की नौकरी में बहुत बड़ा सैक्रिफाइस परिवार का होता है, बहुत बड़ा सैक्रिफाइस होता है परिवार का, क्योंकि आप अपने दोस्तों में हैं, हम उम्र साथियों में हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं, आपको सोचने का वक्त नहीं मिलता है, लेकिन घर वाले, बच्चे आपको जरूर निश्चित तौर पर मिस करते हैं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है बच्चों की, वो एजुकेशन में आती है। आप एक पौधे को जमीन से निकालिए, आप खुद एनवायरनमेंट के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, और उसको दूसरी जगह 1 फीट दूर में रीप्लांट कर दीजिए, उस पेड़ की पत्तियां मुरझाएंगी, उसकी ग्रोथ मारी जाएगी। आप यकीन मानिए हमारे बच्चों के साथ ये हर तीसरे साल होता है। इसके 2 पहलू हैं।
एक तो नए दोस्त मिलते हैं, नया माहौल मिलता है, बच्चे में सीखने की प्रवृत्ति जागृत होती है। लेकिन जो उसका बंधा हुआ रूटीन था वो टूटता है। इमोशनली उसके दोस्त कुछ छूट जाते हैं। कुछ दिन तक वो गुमसुम सा रहता है जब तक उसको नया सर्किट नहीं बन पाता, और फिर उन व्यक्तियों के साथ एडजस्ट होने में भी उसको वक़्त लगता है। लेडीज़ के साथ भी यही प्रॉब्लम होती है। कई बार हम नॉन फैमिली स्टेशन में जाते हैं जहाँ हम फैमिलीज़ को नहीं रख सकते हैं। आपको साल में 90 दिन की छुट्टियाँ मिलती हैं। आप उस 90 दिन में 365 दिन पूरे नहीं कर सकते हैं। ना आप सबसे बड़ा नुकसान होता है कि लेडीज़ को सिंगल हैंडेड पूरी फैमिली को सँभाल के लेके चलना पड़ता है। मेरे पेरेंट्स को भी सँभालना है, मेरे बच्चों की एजुकेशन भी सँभालनी है, खुद को भी सँभालना है, घर को सँभालना है। जहाँ तक इमोशनल की बात है, इमोशनली आप अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फौजी है। मैं आपको 3-4 ऐसे एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ जिसमें इमोशनली आप सोच भी नहीं सकते। क्या आप सोचेंगे कि एक मदर अपने लेस देन 1 साल के बच्चे को अबैंडन कर सकती है? अ क्वालिफाइड लेडी, वेल टू डू, ट्रैवलिंग इन अ एसयूवी अपने बच्चे को अबैंडन करके फेंक सकती है? मैंने वो देखा है। जवाहर टनल जम्मू और श्रीनगर के बीच में स्नोफॉल में करीब 35-40 गाड़ियां फंस गई, और गाड़ियां इतनी बुरी तरह फंसी थी कि उनकी खिड़कियां नहीं खुल रही थी। शीशे की टॉप तक तकरीबन, कुछ गाड़ियां पूरी तरह से, कुछ एक साइड से पूरी तरह बर्फ से कवर थी। सबसे नजदीक मैं था। मैं उस टाइम पे मेजर था। मुझे टेलीफोन पे वायरलेस पे मैसेज मिला, रेस्क्यू मिशन लॉन्च करो। करीब 100 आदमी बर्फ में दबे हुए हैं। देयर लाइफ इज एट डेंजर, लॉन्च इमीडिएटली। हुक्म इमीडिएटली का है, लेकिन मैंने कूल ठंडे दिमाग से सोचा, अब मैं जाके करूँगा क्या, किस तरीके से वहाँ पे? अगर 100 आदमी हैं, तो मुझे कुछ तो ऐसा करना चाहिए जिससे मैं उन आदमियों को ये दिलासा दिला सकूँ कि हम हैं यहाँ पे। मैंने फटाफट बोला, आलू उबालिए, सब्जी बनाइए, बाल्टी भरिए, और जितनी पूड़ी जल्दी से जल्दी आप निकाल सकते हो उतनी पूड़ी निकालिए। सिर्फ आलू, पूड़ी और गर्म पानी की 2 बाल्टी भर के, एक स्टोव लेके, हम रस्सियाँ बाँध के, क्योंकि हमारा भी खतरा था, 7 से 8 फीट तक बर्फ पड़ी हुई थी। कोई आदमी स्लिप करके नीचे गिर जाएगा, मिलेगा नहीं, क्योंकि नीचे सामने झेलम है। हम रस्सियाँ बाँध के अपनी कमर में एक-दूसरे के साथ रस्सियों से अटैच होके उतर के उस साइड पे पहुँचे। गाड़ियों की आहिस्ते से हमने शीशे टैप करके नीचे कराए, उनको पूड़ियाँ, आलू दी, गर्म पानी का 1 गिलास दिया, तो उनको थोड़ी शांति मिली। लेकिन जिस वक़्त मैंने इस एसयूवी का मैंने टैप किया, लेडी ने बच्चा उठाया और मेरे ऊपर फेंक दिया। बोलते हैं, "इसको मार दो, फेंक दो, मुझे मत।" एंड दैट टू इन इंग्लिश, ही सेड, "जस्ट थ्रो हिम अवे, आई डोंट नीड हिम।" मैंने मैंने खुद कहा, "लेडी, डोंट वरी, वी आर हियर नाउ।" शी सेड, "मैं खुद मर रही हूँ, इसको कैसे सँभालूँ?" देन आई बिकेम स्लाइटली टफ इन माय लैंग्वेज। आई टोल्ड, "लुक, अगर तुम्हें कुछ होना होता तो अब से पहले हो गया होता। अब हम आ गए हैं, नथिंग रॉन्ग कैन गो विद यू। आई कैन एश्योर यू, नथिंग रॉन्ग विल गो विद यू नाउ। इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी। काइंडली टेक हिम बैक।" बोलती है, "भूखा है, रो रहा है।" मैंने कहा, "आप पहले खाइए, तुम आप खाओगी तो इसको दूध पिला पाओ। आपको पूरी दे रहे हैं, आलू दे रहे हैं, गर्म गिलास पानी पीजिए, तसल्ली कीजिए। हम आपको बिना लिए यहाँ से नहीं जाएंगे, और ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि आपको सुरक्षित अपने ठिकाने तक पहुँचाऊँ।" उसके साथ एक सीनियर सिटीज़न थे, उन्होंने कहा, "जी, हाँ बेटा, तुम्हारी बात सही है। अब आप आगे हो, हमें आप पे पूरा भरोसा है, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। हम अब तक घबराए हुए थे, लेकिन अब भारतीय सेना आ गई है, तो हम बच जाएँगे।" मैंने कहा, "चिंता नहीं कीजिए, हमने
जब पूरा इनको एक-एक, 2-2, 3-3, 4-4 पूरी और एक-एक गिलास पानी पिला दिया, गाड़ियों से शीशे के रास्ते इनको निकाला और जिस तरीके से हम आए थे, हमने 3 आदमी अपने आगे, 2 बीच में, 3 पीछे, बीच में सिविलियन को बाँधा। उसी रस्सी के लाइन के थ्रू हम उनको अपने कैंप तक ले गए। कैंप को पहले आदेश दिया हुआ था, गरम पानी, पूड़ी और चाय, आलू की सब्जी तैयार रखेंगे। 3 दिन के भूखे आदमियों को जब ये सामान मिला वहाँ जाके, एक कमरे में वो हमारे बुखारी बोलते हैं हमारे यहाँ उसको, आर्मी की लैंग्वेज में, वो चला के रखा हुआ था, कंबल आर्मी के डाले हुए थे। बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी रिलीजन के, बिना किसी उम्र के लिहाज के, सब व्यक्ति कंबलों में घुस गए, खाना खिलाया उनको, 2 दिन रखा हुआ। और आज तक मेरे पास उस ग्रुप के नंबर हैं, मेरी बात होती है। उसी ग्रुप में एक मेरा दोस्त मुस्लिम अल्फाज अल्ताफ अल्ताफ आया, बोला साहब मुझे किसी तरह से टनल पार करा। मैंने कहा भाई तू देख रहा है टनल कैसे पार करा? बोला साहब मेरी मदर ने 1 हफ्ते से कुछ नहीं खाया है, मेरे अब्बू जान की इंतकाल हो गया है, अब्बू जान की डेड बॉडी गाड़ी में है और मैं उनकी डेड बॉडी का तकिया लगा कर आता हूँ सर। मैंने कहा अल्ताफ भाई, पहला आदमी जब टनल पार करेगा वो आप, और सिर्फ आप पैदल चलेंगे, मॉर्टल रेमेज की जिम्मेदारी मेरी रहेगी, मैं पार कर। सब जगह वायरलेस कर दिया। 2 दिन के बाद गिरफ्त वालों की मेहनत से रास्ता आने जाने लायक हुआ। इन सबको मैंने भेजा और इंसानियत को, जिंदगी को मैंने बड़े करीब से देखा उस पे। आप सोच भी नहीं सकते हैं, उस वक्त ये भी कोई नहीं पूछ रहा था कि ये कौन है, कैसा है, कहाँ से है। एक ही थाली में, क्योंकि बर्तन मेरे पास लिमिटेड थे, स्ट्रेंथ ज्यादा थी, तो उसी थाली में बैठ के एक तरफ से सब आदमी खा। इंसानियत का और जिंदगी का बहुत नजदीक से कई बार हम देखते हैं। अरुणाचल में था, लगातार 2 महीने तक बारिश होती रही। मैंने व्यक्तियों को जो स्मोकर थे किस हालत में देखा है मैं जानता। तवे पर चावल भुना गया, उसको कूटा गया, पेपर में लपेटा गया और बीड़ी बना के बंदे ने पी, क्योंकि वो बिना स्मोक के रह नहीं सकते। सिविलियंस के, हमारे पास तो स्टॉकिंग होता है, सिविलियन के पास खाना खत्म हो गया। मैंने अपने बॉस से परमिशन ली, बोला कि तुम मर जाओगे, 5 क्विंटल राशन उनको दे दोगे, तुम्हें कमी पड़ेगी तो क्या करोगे? मैंने कहा सर हम अपनी बाद में देखेंगे, हमारे पास अभी 15 दिन का है और 15 दिन में मौसम खुल जाएगा। 5 क्विंटल राशन सीओ बॉस के परमिशन लेकर के मैंने सिविलियन को ट्रांसफर की। वो थालियां बजाते हुए, नाचते गाते हुए अपने घरों तक गए। तो कई बार जिंदगी में ऐसा मौका आता है फौज के अंदर, जब आप इंसानियत को बहुत करीब से देखते हो, बहुत नजदीक से देखते तो आपने बिल्कुल सही बात कही कि ऐसे भी हालात होते हैं और ऐसे भी हालातों में अपने आप को काबू में रखते हुए हमें वो सारी चीज़ें करनी होती हैं जो एक साधारण व्यक्ति नहीं कर पाता है। वो सारे डिसीजंस लेने होते हैं जो अदरवाइज हम नहीं ले सकते। अब मैं चाहूँगा कि सारे पार्टिसिपेंट्स जो भी क्वेश्चन पूछना चाहें वो अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में लिखें। अर्जुन, हम 1 बाय 1 अब पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चन लेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी हमारे पास आ चुके हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं लेना चाहूंगा कि कनिष्का ये कह रही हैं कि कनिष्का मां आनंदमयी मेमोरियल स्कूल से हैं, रायवाना उत्तराखंड के। क्या फीमेल्स भी फौज में ज्वाइन कर सकती हैं और उन्हें भी वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती हैं जो कि मेल सोल्जर्स को मिलती हैं?
कनिष्का से मैं कहना चाहूंगा कि बेटा फौज में सबसे ज्यादा सम्मान लेडीज को किया जाता है। अगर किसी कैप्टन की वाइफ ड्राइंग रूम में आई, मेस में अगर पार्टी चल रही है और एक लेडी एंटर करती है, चाहे वो किसी भी जूनियर ऑफिसर की वाइफ हो, सीनियर मोस्ट ऑफिसर खड़ा होगा, सभी पहले तो खड़े हो जाएंगे और सीनियर मोस्ट ऑफिसर अपनी चेयर उस लेडी को ऑफर करेगा, मैडम प्लीज बैठिए। हालांकि ऐसे प्रोटोकॉल वो खाली कुर्सी पे बैठेगी, लेकिन जनरल साहब भी अगर हैं तो वो बोलेंगे मैडम प्लीज बैठिए, अपनी कुर्सी को ऑफर करें। पार्टी में जब डाइनिंग की शुरुआत होगी तो सबसे पहली प्लेट लेडीज उठाएंगी। ये सम्मान आपको शायद किसी और संस्था में नहीं मिलेगा। आपका क्वेश्चन था सेना को ज्वाइन करने के बारे में। सेना में मेडिकल में, डेंटल में, लीगल ब्रांच में और एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच में करीब पिछले 10 साल से लेडीज को, लड़कियों को कमीशन दिया जा रहा है। अभी लेटेस्ट इंट्रोडक्शन है कि सेना पुलिस में, जवानों में भी लेडीज के लिए एंट्री खुली है। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको लीगल ब्रांच, जो हमारा जज एडवोकेट जनरल के तौर पे हम जैग बोलते हैं इसको, उसमें LLB चाहिए। बाकी किसी भी ब्रांच में आप ज्वाइन करना चाहें तो आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आपकी ट्रेनिंग OTA में होती है। मद्रास में और गया में आपको सेना में कमीशन दिया जाएगा, EME में, सिग्नल में, ASC में। और आप अगर MBBS हैं या MBBS आप FMC पूना से करते हैं तो आपको आर्मी मेडिकल कोर में कमीशन दिया जाएगा। अगर आप डेंटल को किए हुए हैं, BDS किए हुए हैं, तो आपको आर्मी डेंटल कोर में कमीशन दिया जाएगा। अभी तक जो हम फाइटिंग फोर्स बोलते हैं उसमें अभी तक रेस्ट्रिक्शन इसलिए रखा गया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर हाई एल्टीट्यूड वगैरह में डेवलप नहीं हुई है उस लेवल की, ताकि जहां लेडीज को हम अलग से रख सके। AD कोर्स जो आर्मी एयर डिफेंस कोर है, उसमें लेडीज को कमीशन शुरू हो गया है, क्योंकि AD कोर की ज्यादातर पोस्टिंग्स आपको एयरपोर्ट के नजदीक या किसी इंस्टॉलेशन के नजदीक इस तरह से। तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट को देखते हुए लेडीज को अभी तक कुछ कोर में दिया गया है, इन्फेंट्री में अभी तक स्टार्टिंग नहीं की गई। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू कर्नल साहब, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। मैं प्रथमवीर राजपूत बाल भारती स्कूल लुधियाना से जो है उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। प्रथमवीर स्टूडेंट है बाल भारती स्कूल लुधियाना से, वो अपना क्वेश्चन पूछेंगे। गुड इवनिंग सर। या अपना कैमरा ऑन कीजिए और आप अपना क्वेश्चन पूछिए। यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। Sir, I have a question that as a soldier or a normal person is to be is it important to be a intelligent person or to be a hard worker? See, we don't need a first runner horse. We need a person who can pull together. We need a leader who can move ahead with taking complete group. You should be a hard working first, intelligent later. Intelligent, you may be a very there are examples who passed in IAS but failed in military examinations. You have to be a balanced person. You have to be intelligent. You have to be hard worker. Intelligence alone cannot get you army. Intelligence, you have to be physically fit. You have to be mentally tough. You have to be hardworking. And of course, you have to be cut above the rest intelligent. Thank you. Their intelligence will not get you into the army. You have to be a balanced personality of hard work, physical, aptitude, and
intelligence. Very well said, sir. You have to be a all-round, well-groomed personality, hard worker, intelligent, and I think common sense also plays a big role in it. Your attitude towards life plays a better. Yes. So next question, we are just about to conclude this session in next 5 to 10 minutes. I will take a question from, I would be unmuting Rakesh Bhardwaj ji from Delhi, Maharaja Agarsen School. Rakesh ji, you can unmute yourself now and please switch on your camera. Hello, can you hear me? Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, Colonel Sahab. No, I'm supposed to tell you, sir, you are my senior. As see, we no, always No, respect sir. the senior citizens. एज वाइज It's my duty to say you, sir. नहीं, हम लोग की आदत बन चुकी है, हम लोग सर ही एड्रेस करते हैं Sir, अपने साथ वालों को भी, ऐसी बात नहीं है ये। एनीवे, आई डोंट नो आपके यहाँ कैसा कल्चर है आर्मी का। आई एम ब्लेस्ड कि मैंने आपको सुना और आपने सच इतने खतरनाक एक्सपीरियंस अपने शेयर करे और इतने मोटिवेटिंग थे और इतने आसान शब्दों में उनका बयान किया कि मतलब it's beyond my words to express it कि it was so interesting. मेरा sir, अपना grateful to you for kind words. सर ये आपकी ग्रेटनेस थी कि आपने बहुत ही आसान शब्दों में इस चीजों को बताया और ये बच्चों के लायक बहुत बड़ी जो बात है जो मैं बच्चों के साथ शेयर भी करता हूँ ये वीडियो, जो इस समय तो नहीं होंगे लेकिन बाद में इन चीजों को समझेंगे कि आपने जो लाइफ के पहलू और आर्मी के पहलू बताए ताकि वो उनके लिए इंस्पायरिंग हो और वो इन चीजों को समझ सकें। Sir, I am open. My number is available with Mr. Paramveer. Anybody can contact me anytime. I was first officer from my village. Today we have 9. थैंक यू सर, दैट्स वेरी ग्रेट ऑफ यू। दैट्स वेरी मतलब अच्छी एक आपने होप दी हमें नंबर शेयर करके कि हम आपसे कांटेक्ट में रह सकते हैं। Thank you so much. Now what I would request is Kanishka Amoli. Kanishka wants to say something. Okay, Kanishka, आप कुछ कहना चाहते हो? Yes, sir. I want to say that I would ask that I've heard sometime with somebody that there is no age limit to join army. Is that? No, age limit is there. You have got various type of commission at various ages. Your age 16 and a half for NDA. NDA age difference is lowest. You can apply after passing 11th class. Then there is an age limit for direct entry commission, that is IMA Dehradun. For them it is 25 years, and for OTA it is 27 years. OTA, you can be married and you can be 27 years. The married only candidate can apply. That's only one commission, that is OTA. Rest all commission, you are supposed to be bachelor or apprentice. Thank you, sir. And you can also browse through the website of Indian Army, Air Force and Navy to know more about how the recruitment ages are fixed and what are the age limits currently. I would like to call upon Mishti from Bhatnagar International School. She was sharing something some time back. Mishti, are you there? Mishti is student of Bhatnagar International School. Good evening, sir. Yeah, please switch on your camera and please let us know what you wanted to share. Good evening, sir. Good evening. Yes, Mishti, you wanted to say something in your message? So I just had shared that my father also wanted to go in army. Actually, he had almost went, but so at the end, my grandma said to him, "Please don't go. I would be alone here, so please don't go." But so my father then thought and answered and obeyed her.
That's good. Okay. So Okay, Misty, beta, I can tell you one thing. You have all liberties to fulfill the dream of your father. Your father, since he was aspiring for army, he will be glad, he will be happy, he will be jovial if you fulfill his dreams. Kindly prepare yourself and join army. Yes, so he says to me that you can become a scientist or you can go in army like me. I'll tell you, beta, you can become army officer and scientist both. yes, we there is have DRDO. highly qualified we have highly qualified doctors, we have highly talented engineers, we have highly talented and experienced and educated all professional in army. We have good signal communication person, good dietitians, good doctors, good. You know who is the honorary surgeon to the president? Is the chief of armed force medical services. You know where that president, vice president, they go for treatment. They go to RR hospital. They don't go to All India Institute of Medical Sciences. Anybody who has got bit of connection with army, they believe, they have faith in army, and that's why they go to army hospitals. Thank you so much. Thank you, Mishti. Very nice. कर्नल साहब, ना चाहते हुए भी अब हम सेशन के आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं. आपसे जितनी भी बातें करें वो कम ही होंगी, क्योंकि आपने इतने साल फौज में गुजारे हैं और इतने सारे एक्सपीरियंसेस हैं. मैं चाहता था कि आपके हॉबीज के बारे में और जो काम हमने मिल के साथ में किया उनके बारे में भी हम स्टूडेंट्स को बता सकते. मे बी हम वी विल अरेंज वन मोर सेशन सम टाइम इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, बिकॉज अगले सारे फ्राइडेज मैं ऑलरेडी बुक कर चुका हूँ. सो आई वुड बी सो थैंकफुल टू यू कि अगर आप दिसंबर के महीने में फिर एक बार किसी फ्राइडे पे टाइम निकाल सकें और फिर हम वापस आपसे इस चर्चा को कंटिन्यू रखेंगे. Sir, always with you. Also, I have told people, kindly anybody who wants, kindly share my number. I'll be glad if I can be of some use to them. Thank you so much. Thank you so much.